हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री कक्षा 12th में द्रव्य विलयन की हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें ये विलयन चैप्टर का ही पार्ट है। सेकंड पार्ट यहाँ से चालू होता है इस चैप्टर का, इसके बाद में चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो द्रव्य विलयन में तीन चीज़ें हैं। इसमें क्या होगा कि विलायक फिक्स होगा और जो विलय है वो चेंज होगा हर बार। हमने द्रव की तीन जो पदार्थ है वो ठोस, द्रव और गैस में होता है, आपको ये पता है। आज हम और ये विलायक, इसमें सब में द्रव 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 अपने चैप्टर में जो द्रव दे रखा है विलायक, और जो विलय है उसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक बार अपन द्रव में ठोस पढ़ेंगे, दूसरी बार द्रव में द्रव पढ़ेंगे, और तीसरी बार में अपन पढ़ेंगे द्रव में गैस। ठीक है, द्रव पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अपन राउल्ट का नियम, और द्रव गैस पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे हेनरी का नियम। ये राउल्ट और हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम या हेनरी का नियम की परिभाषा लिखो और इसकी डेरिवेशन करो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे द्रव में ठोस। ठीक है, द्रव में ठोस के इसका आपको एग्जाम्पल चाहिए, कोई पूछ ले कि द्रव में ठोस का एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि पानी में नमक। ठीक है, पानी में नमक। अब पानी जो है ये हो गया द्रव अवस्था हो गई, और नमक है ये जो कि ठोस अवस्था, थोड़ा ये ठोस होता है नमक। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब द्रव में ठोस की विलेयता कितनी है। तो द्रव में ठोस की विलेयता कितनी है, ठीक है, क्या है कि द्रव में ठोस की विलेयता कितनी है। ठीक है, विलेयता कितनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, इस पानी में नमक, इसकी विलेयता को आप कैसे लिखेंगे। इसकी विलेयता को अपन कैसे लिखते हैं कि पानी में कितना जो है नमक मिला है, पानी में कितना नमक सॉल्ट जो है कि मिल रखा है। ठीक है, ये इस जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इसकी जो विलेयता है ये निकल के आती है कि पानी में कितना नमक मिला रखा है। यह द्रव ठोस की विलेयता के परिभाषा के रूप में ये एक उत्तर होता है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, द्रव में ठोस की जो दो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो अपन पढ़ेंगे, एक और दो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं फर्स्ट वाली। इसकी ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। ठीक है, जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन तो ये हो गई। अब इसकी जो है इस डेफिनेशन की इकाई क्या होगी, आप इसकी इकाई कैसे लिखेंगे। इसकी इकाई ऐसे लिखेंगे, ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। ठीक है, प्रति 100 ग्राम विलायक में अपना कितना ग्राम जो है विलय मिलाएंगे। ठीक है, ठोस पदार्थ को नमक, तो द्रव में अपन ने कितना मिलाया, उसकी विलेयता क्या होगी, विलायक कितना होगा। ठीक है, वही पूछ रहा है विलेयता और विलायक के बीच में। ठीक है, तो ग्राम में मतलब ग्राम फिर प्रति 100 ग्राम विलायक। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसकी इकाई होगी। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन होती है एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की, आपको थोड़ी सी चेंज है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ठोस पदार्थ की, यहाँ पर क्या था, ग्राम में वह अधिकतम मात्रा, और यहाँ पर आएगा मोल में वह अधिकतम मात्रा। ठीक है,
मोल वाली जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में मोल ही ज़्यादा चलता है। मात्रा जो 1 लीटर विलियन में विलय हो, 1 लीटर विलियन में घुल सके, ठीक है। ये इसकी सेकंड हायर डेफिनेशन है। इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई भी लिखते हैं। इसकी इकाई आप कोशिश करें कैसे उसकी बनाई थी, जैसे इन डेफिनेशन से ही अपन को बनानी है, रटनी नहीं है, ठीक है। रटोगे तो आप भूल जाओगे। इसमें क्या आ रहा है कि मोल में, ठीक है, मोल मोल प्रति लीटर विलियन, ठीक है। बस इसमें कौन सा बड़ा है। अगर आपको समझ में नहीं आए ये इकाई कैसे लिखनी है, तो आप परिभाषा देखोगे। पहले क्या आ रहा है कि ग्राम, तो यहाँ पर ग्राम लिख दो, फिर 100 ग्राम विलायक लिख दो, बस बीच में प्रति लगाना आपको, ठीक है। प्रति लगाना मत भूलना। यहाँ पर भी पहले क्या आ रहा है कि मोल आ रहा है, उसके बाद में प्रति लगा देना, फिर यहाँ से 1 लीटर विलियन लिख देना, ठीक है। 1 लीटर विलियन लिख देना, ठीक है। 1 लीटर विलियन लिखो या सिंपल लीटर विलियन लिखो, वो एक ही होता है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि ठोस की द्रव में विलेयता को, इस द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक है जो कि प्रभावित कर सकते हैं गर्म करने पर, ठंडा करने पर, या कौन सी विक्रियाएं हो सकती है, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला फर्स्ट जो कारक है वो कौन सा है, विलय तथा विलायक की उपस्थिति, ठीक है, या प्रकृति। तो आपको जैसे पता होगा विलय जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है, और विलायक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहे, इसकी परिभाषा होती है विलय विलायक की। तो अब क्या है, इस विलय विलायक की प्रकृति जो, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ठोस जो होता है द्रव में नहीं घुलता, प्रत्येक ठोस जो होता है द्रव में नहीं घुलता, ठीक है। जैसे आप पत्थर को पानी में डाल दोगे तो वो क्या गलेगा, नहीं गलेगा, घुलेगा भी नहीं उसमें। तो इसके ऐसे एग्जाम्पल है, ये कैसे इसकी प्रकृति को दर्शाता है या किस किस को घोल सकता है, वो इसमें देखेंगे अपन, ठीक है। तो जैसे अपन NaCl को पानी में घोलते हैं, ठीक है, नमक का जो सूत्र होता है NaCl, उसको पानी में घोलते हैं, तो उसके तो H2O, एक तो पानी होता है और एक NaCl जो होता है, उसमें दोनों ध्रुवीय होने के कारण नमक घुलता है। वो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है, समान 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 को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे NaCl को आप NaCl को पानी में घोलते हैं ना, ये एक कॉन्सेप्ट है कि NaCl जो है पानी में घुलता है, ठीक है। सबको पता है NaCl पानी में घुलता है। तो NaCl जो आयन होता है वो किस किस आयन में टूटता है पानी में घुलने पर, Na+ और Cl- में। ये सबको आपको बेसिक पता होगा, Cl- में, ठीक है। और जो पानी का सूत्र होता है वो होता है H2O। अब ये कौन सा आयन में टूटता है, तो H2 तो टूटता है प्लस में और O टूटता है माइनस में। ये दोनों क्या हो गए, NaCl और H2 दोनों क्या है कि आयनिक है। तो ये ध्रुवीय ध्रुवीय विलायक होते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायक, दोनों ध्रुवीय है, ठीक है। अब ये कैसे जो है ध्रुवीय विलायक की प्रकृति दिखाते हैं, अपन देखते हैं, लेकिन जब लैब में प्रयोग करते हैं तब दिखता है, ठीक है। तो जैसे कि ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर एक 2H है, एक H ये रहा, एक H+ ये है, एक H+ ये, ठीक है। ऑक्सीजन एक ही होता है, इसको ऐसे लिख दो, और Cl- को इधर लिख दो। और यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जो है ये H2O, ये H2O का सूत्र ये पानी है ना। ये पार्श्व नेगेटिव होता है, ये सब पार्श्व नेगेटिव होते हैं, पार्श्व पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब ये H2 है और यहाँ पे Na लिख दिया अपन, ठीक है, Na पॉजिटिव, ठीक है। ये अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन है जो इनको खींच बांध के रखती है, क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, ऑफिशियल से पता होगा आपको। लेकिन क्लोरीन की जो है इसकी भी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करती है कि इस H को थोड़ा थोड़ा खींचने लगती है अपने साथ, है ना, इस H के अणु को अपने साथ खींचती है। और ऑक्सीजन जो है इधर नाइट्रोजन के सोडियम के साथ जो है बॉन्ड बना लेती है, N सोडियम के पास, ठीक है। तो इस प्रकार जो इनकी प्रकृति होती है पानी के अंदर, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट चलता है मैं बता देता हूँ आपको, लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है।
समान समान को बोलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्रुवीय विलायक होंगे तो ध्रुवीय विलायक की दोनों ध्रुवीय विलायक होंगे तो ही घुलेंगे, और अध्रुवीय होंगे तो दोनों अध्रुवीय विलायक ही घुलेंगे। एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय होगा तो नहीं घुलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दो मैं आपको, ये तो जैसे एग्जाम्पल हो गया ध्रुवीय विलायक का, ठीक है। ध्रुवीय विलायक है ये, ठीक है। अब अध्रुव आप बोलोगे अध्रुवीय कौन सा है, तो अध्रुवीय होता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को बेंजीन में घोलते तो घुलेगा क्या? हाँ, घुलेगा। कैसे कि नेफ्थलीन जो होता है, एग्जाम्पल नेफ्थलीन नेफ्थलीन और बेंजीन, ये बेंजीन अध्रुवीय होती है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। और नेफ्थलीन है जो, ये भी अध्रुवीय होती है, ठीक है। तो ये घुलेगा क्योंकि क्या लिख रखा है, लाइक लाइक डिजोल्व लाइक ऑन, समान समान को घुलता है, तो अध्रुवीय अध्रुवीय को घुलेगा। एक अध्रुवीय और एक ध्रुवीय होता है तो वो नहीं घुलेगा। जैसे कैसे, जैसे एक NaCl ले लिया आपने और एक बेंजीन ले ली, तो अब बेंजीन तो अध्रुवीय, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, आयन नहीं होता है। और ये भाई साहब ध्रुवीय, इसमें प्लस माइनस है, तो अब ये नहीं घुलेगा, ठीक है। ये घुलेगा, ये नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब अपन जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अपन सेकंड कारक, वो होता है ताप का प्रभाव, ठीक है। इसमें क्या होता है, ताप के प्रभाव में, इसमें लिखा देता हूँ इस, ठीक है। और उसके बाद में एक और बचता है अपने दाब का प्रभाव, ठीक है। दोस्तों, जो ठोस में द्रव की जो विलेयता होती है उससे ताप में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपके लिए लिख दिया है कि ठोसों की विलेयता ताप से प्रभावित होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है और कुछ नहीं होता, इसमें समझने लायक भी कुछ नहीं है। अधिकांश, और दूसरा पॉइंट, अधिकांश ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और कम करने पर कम होती है, ठीक है। केमिस्ट्री में ऐसे लिखती है कि ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और कम होने पर कम होती है, ठीक है। तो इस बार 2023 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था पहला वाला, कि ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने से होती है, प्रभावित होती है, और ये दोनों एक साथ ही थे कि ठोसों की विलेयता पर ताप बढ़ाने पर बढ़ता है या घटता है, तो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, MCQ में था, तो ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें पढ़ने लायक। फिर आता है दाब का प्रभाव। तो ठोस की द्रव जो होता है, द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दाब का, क्योंकि ठोस और जो द्रव होता है दोनों ही असंपीड्य, दबते ही नहीं, कितना ही दाब लगा लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो अपना टॉपिक है ठोस में द्रव, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे द्रव में द्रव, ठीक है। द्रव में द्रव पढ़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे द्रव में गैस, और उसके बाद में जो प्रश्न दाब और जो आगे के टॉपिक है अपने वो पढ़ेंगे। आगे के टॉपिक है वाष्प दाब, आदर्श विलयन, स्थिरक्वाथी, आदर्श विलयन। जो टॉपिक बच रहे अपन वो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, और उनके बाद में अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है। वो जल्दी ख़त्म कर देंगे अपन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।